Section D, question number one. The frequency of the source in an AC circuit is N. So let's say हम सोर्स की वोल्टेज मान लेते हैं A is equal to E naught sin ओमेगा t. फिर ओमेगा is 2 pi f और फ्रीक्वेंसी में N दी हुई है. तो we know कि ओमेगा is proportional to N, right? अब देखिए जब आप पावर की बात करेंगे तो पावर की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वोल्टेज के स्क्वायर के साथ बैठेगी. दैट मीन्स वोल्टेज का स्क्वायर होगा तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी में जाएगा. अब इसको साइनोसॉइडल फंक्शन बनाना है तो इस साइन स्क्वायर को डबल एंगल की फॉर्म में लिखा जाएगा. We know कि cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. दैट मीन्स जब आप sin square theta की बात करेंगे तो इसका जब कन्वर्जन होगा तो ये cos 2 theta में जाएगा. दैट मीन्स जो पावर है वो sin square है which is ultimately sinusoidal function की फॉर्म में cos 2 omega t. दैट मीन्स जो आपको ओमेगा यहाँ ओमेगा दिख रहा है ये ओमेगा जब साइनोसॉइडल फंक्शन में कन्वर्ट होगा तो इट विल बिकम 2 ओमेगा. दैट मीन्स अगर ओमेगा 2 ओमेगा हो गया है तो जो आपका n है वो 2n हो चुका होगा बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ से कंक्लूजन ये है कि अगर किसी साइन के फंक्शन की फ्रीक्वेंसी n है तो अगर आप उसे साइन स्क्वायर में ले जाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2n हो जाएगी. द सेम गोज विद कॉस. अगर कोई कॉस के फंक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी n है तो अगर आप उसे कॉस स्क्वायर में ले जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2n. तो वहां से आप ये जज कर सकते थे कि पावर जो है साइन स्क्वायर में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी. तो आंसर इज 2n. क्वेश्चन नंबर 2. ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड इन द सर्किट हैज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो इसके लिए आप इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 रेफर करें. द सेम थिंग हैज बीन डिस्कस्ड कि अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो जो पावर डेवलप्ड होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा हो चुकी होगी. क्वेश्चन नंबर 3. What is the RMS value of an alternating current which when passed through a resistor produces heat which is thrice that produced by a current of 2 ampere in the same resistor in the same time interval. ठीक है. तो हमें बताना है what is the RMS value of current जिसको एक रेजिस्टर से पास करें और कुछ हीट प्रोड्यूस हो which is thrice that produced by a current of 2 ampere. तो एक तरफ आपके पास कांस्टेंट करंट है 2 एम्पियर. तो यहाँ से जो पावर आपका प्रोड्यूस होना था वो होना था आर स्क्वायर आर. आई आपको 2 दिया हुआ है. ऑलराइट. तो ये बनेगा 4 टाइम्स आर. ये पावर है यूजिंग अ कांस्टेंट करंट. नाउ अगर आप एसी करंट की बात करते हैं एसी करंट में हमारे पास जो पावर बन के आएगा दैट इज आई आर एम एस स्क्वायर आर. एंड वी वांट कि ये जो पावर बने ये 3 टाइम्स ऑफ द पावर प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट हो. तो हम यहाँ चीजों को एसोसिएट कर देंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा. आई आर एम एस स्क्वायर टाइम्स द रेजिस्टेंस इज 3 टाइम्स द पावर विच वाज 4 आर यूजिंग डायरेक्ट करंट. तो यहाँ से आपका आई आर एम एस निकल के आएगा √12 विच इज 2 √3 एम्प. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 4. देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर. दैट मीन्स जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैपेसिटर के अंदर हम लगा सकते हैं सेफली वो है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर. अब कैपेसिटर की इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. प्लेट सेपरेशन दिया हुआ है. फाइंड द मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स व्हिच कैन बी सेफली कनेक्टेड. तो जब हम किसी वोल्टेज को लगाएंगे उस कैपेसिटर के अक्रॉस तो लेट से आपने लगा दिया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. राइट. पीक वैल्यू वोल्टेज की जब भी होती उस टाइम जो फील्ड है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होता. ऑलराइट. तो ये देखिए ये कोई कैपेसिटर है
इसका प्लेट्स का सेपरेशन है D, इसके क्रॉस आपने वोल्टेज लगा दिया है V, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसका रिलेशन रहता है कि V इज इक्वल टू ई डी है। दैट मीन्स जब ये V मैक्स होता तब ये ई वी मैक्स होता और ये डी होता। ना V मैक्स होगा उसकी पीक वैल्यू, ऑलराइट। तो यहाँ पर हो जाएगा पीक वैल्यू इज इक्वल टू ई मैक्स, एंड ई मैक्स वाज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 3 into 10 to the power 6, and separation between the plates is root 2 millimeter, राइट। ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। हमें जो क्वेश्चन करना है वो करना है आरएमएस वोल्टेज में। दैट मीन्स जो मैक्सिमम आरएमएस हम लगा सकते हैं वो होगा वी नॉट बाई रूट टू। दैट मीन्स वी नॉट हमने लिखा हुआ था, तो इसे रूट टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 3 इंटू 10 to the power 3 volts। फिर आंसर इज 3 किलो। क्वेश्चन नंबर 5, voltage across a pure inductor is represented by the following diagram. Which of the following diagrams would represent the current? प्योर इंडक्टर के केस में जो करंट है वो लैग करता है बाय पाई बाय टू। यहीं से आपको ग्राफ प्रिडिक्ट करना है, दैट्स ऑल। तो देखिए वोल्टेज और करंट में पाई बाय टू का डिफरेंस होना चाहिए और करंट को लैग करना चाहिए, ऑलराइट। इट मीन्स अगर आपका वोल्टेज का फंक्शन ऐसा है और हम करंट बनाना चाहते हैं विच लैग्स बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है ये क्वार्टर की वैल्यू, दिस इज 90 डिग्रीज इन ग्राफिकल फॉर्म। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कर्व को कॉपी करिए, इसे दोबारा पेस्ट करिए, और अगर आप 90 डिग्री से लैग कर रहे थे तो ग्राफिकली वो लैग जो होता है वो पीछे की तरफ नहीं बल्कि आगे की तरफ शिफ्टेड होगा। दैट मीन्स ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ ग्राफिकली आगे दिखता है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में ये जो ग्राफ होता है ये लैगिंग बाय 90 डिग्री है। और वही हमें चाहिए था, एक ऐसा ग्राफ जो 90 से लैग करे। तो ये जो रेड वाला ग्राफ आपका आंसर हो जाएगा, विच मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑलराइट। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखे करना चाहते हैं तो देखिए वोल्टेज का फंक्शन हम लिख लेते हैं पहले। वोल्टेज इज V इज इक्वल टू वी नॉट, और वो कॉस का फंक्शन है। अब यहाँ से जब मैं करंट लिखूंगा तो वो निकल के आएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, पर करंट लैगिंग है तो यहाँ आएगा माइनस पाई बाय टू। दिस थिंग विल अल्टीमेटली बिकम आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑलराइट। दैट मीन्स जो करंट का फंक्शन बन रहा था वो साइन का बन रहा था, और ये ग्राफ जो है वो साइन का आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कांस्टेंट वोल्टेज एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज अप्लाइड। दैट मीन जो वोल्टेज है, वोल्टेज का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो लेट्स से वैल्यू वाज वी नॉट, और वो एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज था। दैट मीन्स इट वाज v इज इक्वल टू वी नॉट sin omega t, and this omega was continually varied, और उस ओमेगा को हम बदलते रहे तो फिर करंट बदलता रहा, उसका हमें रिलेशन बताना है I का ओमेगा के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए जी, जो I है, I इज I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। पैसेजर की बात कर रहे हैं तो जो करंट होगा वो लीडिंग बनेगा पाई बाय टू से ना। दिस I नॉट इज
V naught by XC. XC is 1 upon omega C, which becomes V naught omega C. यहाँ से हमारे हाथ ये रिलेशन लग गया है कि I naught का ओमेगा के साथ जो रिलेशन है वो इस टाइप का है। अगर आप इसे RMS में भी ले जाएंगे तो ये IRMS हो जाएगा, ये VRMS हो जाएगा और ये ओमेगा C रहेगा। अब यहाँ देख लीजिए जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो जो I का वेरिएशन ओमेगा के साथ बैठा दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, तो इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ अगर आप ओमेगा को प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ अगर आप I को प्लॉट कर रहे हैं, तो आपका आंसर बनना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के अगर आप स्लोप भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, y is equal to mx को यूज करते हुए। By comparison, I can say that this combination VRMS and C, this was your slope. तो अगर यहाँ पर IRMS बना हुआ है तो ये स्लोप बनेगी, वो बनेगी VRMS टाइम्स कैपेसिटेंस।